नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है और आप लोगों का तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने राजस्थान का इतिहास के अंदर अपन रावल रतन सिंह प्रारंभ करने वाले थे और रावल रतन सिंह तक अपन ने स्टार्ट कर लिया था। रावल रतन सिंह के बारे में आज परिचर्चा करेंगे। रावल रतन सिंह इंपॉर्टेंट शासक है, मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। अपन ने रावल रतन सिंह प्रारंभ करने की बात करी थी, तो आज अपन रावल रतन सिंह प्रारंभ करते हैं और ध्यान से इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखो, एक शासक बनता है, उस शासक का नाम है रावल रतन सिंह। उस शासक का नाम क्या है दोस्तों? रावल रतन सिंह। मैंने आपको बताया था रावल रतन सिंह जो शासक रहेगा आपके 1301 से लेके 1303 ईस्वी तक। रावल रतन सिंह जो शासक रहता है वो 1301 से लेके 1303 तक शासक रहता है। ध्यान से समझना दोस्तों, इसकी स्टोरी चलती है, अलग अलग दंत कथाएं चलती है। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की अपन परिचर्चा भी करेंगे। एक ग्रंथ है आपके पद्मावत ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है आपके दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ की बात करते हैं। इसके रचनाकार है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया था? लगभग 1540 ईस्वी में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का समकालीन था। शेरशाह सूरी के दरबार में निवास करता था। एक बार मैं वापस बताता हूँ, जो भी अपन स्टोरी बताएंगी, ठीक है, पढ़ेंगे, अलग अलग दंत कथाएं हैं, एक दो दंत कथा है, दोनों बता दूंगा मैं आपको। पद्मावत जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ के अनुसार आपके रावल रतन सिंह की जानकारी मिलती है। पद्मावत ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये लिखा गया तो 1540 में लिखा गया है, तो लगभग आप देख सकते हो कितने साल हो गए, 240 के लगभग साल हो गए, इतने ईयर बाद में ये लिखा गया है लगभग, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में थे और कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। देखो, ध्यान समझना, कुछ पात्र हैं उनकी अपन परिकल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो, एक व्यक्ति का नाम आता है राघव चेतन। एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों राघव चेतन, या इसी को कहते हैं काला चेतन। राघव चेतन या काला चेतन। कई जगह लिखा हुआ है कि यह तांत्रिक था, कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि यह क्या था? ब्राह्मण था दोस्तों। पहले ब्राह्मण के अनुसार देखते हैं। ऐसा बताते हैं कि रावल रतन सिंह जो था वह दरबारी ब्राह्मण था। इसका क्या था? दरबारी विद्वान था। किसका? आपके रावल रतन सिंह का राघव चेतन दरबारी विद्वान है, ब्राह्मण है। निपट अनपढ़ है। ये निपट क्या है दोस्तों? अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ था, ठीक है। कोई मतलब नहीं था इसका, कार्यक्रम बिल्कुल ऐसा ही था, अनपढ़ था। सुबह शाम आता रावल रतन सिंह ये दरबार के अंदर जय सिया राम करता और सुबह शाम का भोजन लेके चला जाता। भाई हरे राम जय सिया राम बोलता और आपके रावल रतन सिंह आदेश दे देता कि भाई इसको क्या कर दो, 2 टाइम का खाना दे दो, और ये अपना भोजन बनाता घर पे परिवार के अंदर आराम से रहता। ऐसा चल रहा था भाई। अब अनपढ़ है तो इसको रावल रतन सिंह को पता है भाई 2 टाइम के खाने में कुछ होना तो है नहीं, तो चल रहा है। अब इससे क्या है कि देखो, यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति आता है, दरबारी रहता है, क्योंकि रावल रतन सिंह के टाइम पे जो प्रथा थी, नौकरशाही व्यवस्था पहले प्रारंभ हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था, विभाग बांटे हुए थे। तो ये क्या था? इनकी वंश परंपरा के अनुसार चला आ रहा था। इसके बाप दादाओं ने यहाँ पे क्या किया? दरबारी का काम किया था, तो ये भी क्या करता? दरबारी का काम यहाँ पे करता। तो ये भी क्या करता है? ये दरबारी रहता है। किसका? रावल रतन सिंह का। तो देखो, एक ही तो दरबारी रहता नहीं है, बहुत सारे दरबारी रहते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे दरबारी थे, तो उन दरबारी की बात करता हूँ। तो देखो, कुछ प्रशंसक भी होते हैं और कुछ चिढ़ने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो देखो, कुछ जो चिढ़ने वाले व्यक्ति थे, ध्यान से समझना, कुछ चिढ़ने वाले व्यक्तियों की बात करता हूँ। तो जो दरबारी थे, इनमें से एक दरबारी एक बार रावल रतन सिंह के पास आता है और रावल रतन सिंह से हाय हेलो करता है और रावल रतन सिंह से बोलता है कि हे महाराज, एक बात बताना है। बोले, ये राघव चेतन जो है, काला चेतन जो है आपका, ब्राह्मण है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो ब्राह्मण है आपके किस काम में आता है? ये जो ब्राह्मण है आपके किस काम में आता है? बोले, सुबह शाम आता है और यहाँ आता है, आके आप इसको भोजन दे देते और ये लेके चला जाता है। और ऐसे आपके दरबार में कई होंगे गए, तो इस वजह से आपका कई दिनों का जो अन्न भंडार है वो खाली हो रहा है, तो वो नुकसान हो रहा है आपके। भाई ये कुछ करता भी नहीं है और कुछ करता नहीं है, तो करता नहीं है तो उसको आप ये चीज़ें उपलब्ध क्यों करवा रहे हो? भाई जब काम ही नहीं आता है, तो इसको कुछ आता ही नहीं है, तो इसको ये चीज़ें उपलब्ध क्यों करवा रहे हो? तो रावल रतन सिंह भी सोचता है, बोले यार बात तो तू सही कर रहा है, अभी
बात तू सही कर रहा है। तो अब देखो रावण रतन सिंह के दरबार में आता है राघव चेतन, और राघव चेतन वही जय श्री राम जय श्री श्याम जो भी बोलना है ये बोलता है आके। तो रावण रतन सिंह बोलता है राघव चेतन से कि हे राघव चेतन तू मेरे पास आ गए, बोला आज से है ना तू मेरे दरबार में मत आना गए, क्योंकि तू मेरे कोई काम का ही नहीं है। अरे तू मेरे कोई काम का ही नहीं है कि भाई तू यहाँ आ रहा है तो तू मेरे कोई काम का हो, तब तो मैं तेरे को रखूँ, किस काम से रखूँ मैं तेरे को, तू कोई काम ही नहीं आता मेरे। भाई तू आता है आके चला जाता है, तो मेरे कोई काम आएगा तब तो मैं तेरे को रखूँ साहब। तो राघव चेतन बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि बोले महाराज आज ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं तो कुछ दाल में काला है साहब। तो राघव चेतन ब्राह्मण था, बुद्धिमान तो था ही साहब, तुरंत पहचान गया कि मामला क्या है। इसको समझ में आ गई बात है कि आज किसी ना किसी ने राजा के कान में उंगली करी है साहब, किसी ना किसी ने राजा के क्या भरे हैं आज ये कान भरे। ये बात समझते इसको टाइम नहीं लगी। अरे अनपढ़ था लेकिन बुद्धिमान तो था। अब राघव चेतन क्या करता है, बोला महाराज कोई बात नहीं है, क्या मैं चला जाऊंगा क्या यहाँ से, लेकिन आप ये बताओ कि मैं दरबार छोड़ के क्यों जाऊं। भाई आप ये बताइए मुझे कि मैं दरबार छोड़ के क्यों जाऊं। तब रावण रतन सिंह कहता है कि भाई तेरे को कुछ आता ही नहीं है तो तू यहाँ रह के करेगा क्या। अब राघव चेतन को ये बात कन्फर्म हो गई कि साहब किसी ना किसी ने इसके क्या भरे हैं, कान भरे हैं। अब कन्फर्म हो चुकी थी इसको। तो राघव चेतन बोलता है, बोला महाराज आपने किसने कहा आपसे कि मैं किसी काम का नहीं या मैं आपके कोई काम नहीं कर रहा, किसने कहा। आज तक आपने मुझे कोई काम बताया ही नहीं साहब, आज तक आपने मुझे कोई काम है बताया नहीं। काम बताते तो मैं करी था आगे। तो बोला काम क्या बताना है। तो साहब आपके राघव चेतन एक पक्ष रखता है रावण रतन सिंह के सामने। बोला महाराज एक बात बताओगे, आप दरबार में निर्णय करते हो, आप दरबार में न्याय करते होगे। बोले बिल्कुल मैं न्याय करता हूँ क्या। बोला आप डेली अलग अलग फैसले सुनाते हो। बोले बिल्कुल सुनाता हूँ क्या। बोला आप दो पक्षों को फैसले सुनाते हो। बोले सुनाता हूँ, एक क्या पक्ष के फैसला पक्ष में जाता है और दूसरे के विपक्ष में जाता है। तो बोला महाराज एक बात बताओगे, उनमें से आपसे व्यक्ति नाराज भी होते होंगे। अरे उनमें से आपसे व्यक्ति नाराज भी होते होंगे। तो रावण रतन सिंह कहता है, बोले ये तो बात बिल्कुल सही है, कुछ खुश होते हैं मुझसे, कुछ क्या होंगे नाराज होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो बोला महाराज आपने अब तक कई लाखों हजारों लोगों को नाराज किया होगा के। बोले किया है। तो आपने क्या पाप किया है के, आपने क्या किया है, पाप किया है। और पाप किया है तो आप किस में जाएंगे साहब, नरक में जाएंगे। पाप किया है तो किस में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और जो व्यक्ति पुण्य करता है वो किस में जाता है, स्वर्ग में जाता है। देखो दोस्तों पाप और पुण्य ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी क्या कर सकती है, भ्रमित कर सकती है साहब। तो क्या आप पाप करें, बहुत सारे पाप करें आपने, तो क्या आप किस में जाओगे, नरक में जाओगे। तो रावण रतन सिंह का दिमाग ठनक गया साहब। रावण रतन सिंह कह रहा है, बोला ये क्या बोल रहा है राघव चेतन ने। बोला महाराज सच ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। बोला आपका कार्यक्रम, आपने तो इतने पाप किए हैं, कोई माफ़ी नहीं है आपके लिए, कोई माफ़ी नहीं है कि साहब। तो रावण रतन सिंह बोलता है राघव चेतन से, बोले यार एक काम कर, तू कोई इलाज कर इसका, क्या पाप किए हैं मैंने तो उसका इलाज करे। बोला पाप किए हैं इसका इलाज तो है गए, इसका इलाज है क्या, लेकिन इलाज बहुत ठाडा है क्या, बहुत लंबा चौड़ा इलाज है क्या। अरे क्या जो इलाज है वो इलाज कर तू क्या। बोला महाराज इसके लिए तो क्या तीर्थ पे जाना पड़ेगा, इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, तीर्थ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो रावण रतन सिंह बोलता है राघव चेतन से, बोला बेवकूफ़ है क्या तू, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं तीर्थ के ऊपर जाऊँगा। तीर्थ के ऊपर अगर मैं गया तो यहाँ राज्य कौन संभालेगा, यहाँ पे लंका लुट जाएगी पूरी। तो राघव चेतन बोलता है रावण रतन सिंह से, बोला महाराज आपसे किसने कहा कि आप तीर्थ पे जाइए, फिर मैं क्या काम आऊँगा भाई, अगर आप तीर्थ पे जाएंगे तो मैं किस काम आने वाला हूँ। तो बोला मैं किसे काम आऊँगा। तो रावण रतन सिंह बोलता ये बात भी सही है क्या। तो बोला तू अभी तेरे बोरिया बिस्तर पैक कर और तीर्थ के लिए निकल साहब। तो राघव चेतन बोलता है, बोला ऐसे कोई कार्यक्रम थोड़ी होता है तुरंत आया यार बोरिया बिस्तर पैक कर चला गया क्या, मेरे भी घर परिवार है साहब के, बिना घर परिवार के नहीं होंगे। तो रावण रतन सिंह बोलता है तेरे घर परिवार की टेंशन क्यों ले रहा है, कि तेरे घर परिवार के लिए मैं 6 माह का राशन एक साथ पहुंचा रहा हूँ, कि तू घबरा मत के, 6 माह का एक साथ राशन पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि राघव चेतन ने इससे कहा था कि बोला 6 महीने तो कम से कम तेरे पाप धुलने में टाइम लगेगा, तेरे 10-20% पाप धुल जाएंगे 6 महीने में मैं तीर्थ करूँगा। तो राघव चेतन से रावण रतन सिंह बोलता है, बोले तेरे 6 महीने का राशन तेरे घर पर पहुँचा रहा हूँ क्या, तो क्या तू अब निकल गए, तुरंत निकले। तो राघव चेतन कहता है, बोले बिना मनी के क्या करूँगा, जाके थोड़ा बहुत मटेरियल दे ताकि मैं तीर्थ करके आऊँ। तो साहब राघव चेतन को रावण रतन सिंह बोलता है, बोले तेरे को जितना चाहिए तू लेके जाके, और लेके निकल गए। अब देखो एक वो राघव चेतन जिसके पास 2 टाइम का खाना खाने के लाले पड़ गए थे, उसने अपने बुद्धि के दम पे क्या किया,
6 महीने का राशन ले लिया, पैसे ले लिया, आराम से अब 6 महीने राजा के कोष से घूम के आएगा साहब, मजे करेगा। ये किसका परिणाम है? सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का परिणाम था साहब। अब ये घूमने चला गया, घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ, एक बार ये एक प्रदेश पहुंचा दोस्तों। उस प्रदेश का नाम है सिहल प्रदेश, और उसके बगीचे में रुक गया। उसके बगीचे में क्या करता है? रुकता है वहाँ पे। अब बगीचे में वहाँ पे जब रुकता है तो वहाँ पे नींद आ गई इसको। तो सुबह लगभग 4 बजे का टाइम, और से 4 बजे के टाइम के ऊपर कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी साहब। इसको कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है, और ये जब इसको लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है तो ये जग जाता है। ये क्या होता है? जगता है। तो वो देखता है, और साहब देखते ही क्या हो गया? बेहोश हो गया। कौन है? आपके बात करते हैं राघव चेतन की। और ये तो बेहोश क्या हुआ? तुरंत भाग के कहाँ पे आ गया? वापिस चित्तौड़ आ गया साहब। तुरंत भाग के चित्तौड़ आ गया। अब जब चित्तौड़ आ गया तो रावण रतन सिंह के दरबार में जब ये पहुंचता है तो रावण रतन सिंह की जो नजरें हैं वो किसके ऊपर पड़ती है दोस्तों? राघव चेतन के ऊपर पड़ती है। जब रावण रतन सिंह की नजरें राघव चेतन के ऊपर पड़ती है तो राघव चेतन को बड़े दरबार में बोलता है रावण रतन सिंह, अरे बोला महाराज तेरे से कैद 6 महीने का तीर्थ भी ढंग से नहीं हुआ गया, तू पहले भाग के आ गया। तो 2-4 खरी-खोटी सुना दी किसको? राघव चेतन को। तो राघव चेतन ऐसे नीचे गर्दन करके खड़ा था। अब राघव चेतन ऐसे नीचे गर्दन करके खड़ा है। रावण रतन सिंह सोच रहा है, बोले यार ब्राह्मण आदमी है, गलती सुना दी है इसको। तो रावण रतन सिंह पास में आता है किसके? राघव चेतन के। और राघव चेतन को बोलता है, बोले क्या समस्या है? क्या तो ऐसे मुंह मत लटका, मेरी गलती होगी, मेरे को माफ़ कर। तो ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? क्योंकि रावण रतन सिंह को लगा, बोले यार ब्राह्मण है, कोई लूटपाट हो गई होगी बेचारे के साथ। ब्राह्मण है तो लूटपाट कर ली होगी, कोई मारपीट कर ली होगी इसके साथ, किसी दूसरे देश की सीमा वाले राजाओं ने या सैनिकों ने। तो डर गया है, तब भाग के आ गया, इसे पूछना चाहिए। तो रावण रतन सिंह बोलता है किससे? राघव चेतन से, कि भाई राघव चेतन क्या बात हुई? अरे ऐसा क्या हुआ? तो राघव चेतन बोलता है, बोला आप तो मेरे को डांट रहे हो गए, मेरा विश्वास ही नहीं है कि भाग के आ गया, तू फलाना आ गया, डिमका आ गया, तो आप लोग मुझे सुना रहे हो गए। तो रावण रतन सिंह बोलता है, बोले मेरी गलती हो गई, तू बता क्या समस्या हुई तेरे साथ? तो राघव चेतन बोलता है, बोला महाराज एक बार साइड में आना। गया राघव चेतन रावण रतन सिंह को साइड में लेके जाता है, और रावण रतन सिंह से बोलता है, बोला महाराज, बोले आपके जो आपकी रानियाँ हैं उनमें एक भी कर्म की नहीं है। आपकी जो रानियाँ हैं इनमें से एक भी कर्म की नहीं है। तो रावण रतन सिंह 2-4 सुनाता है राघव चेतन को कि फालतू क्या बकवास कर रहा है। अरे बोला महाराज मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। बोला आपके रानी एक भी काम की नहीं है क्या? मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है क्या? तो रावण रतन सिंह का दिमाग खराब हो गया। रावण रतन सिंह बोलता है, बोले हे पंडित महाराज, आपको किस काम के लिए भेजा था? तीर्थ के लिए भेजा था, तू मेरे को क्या लड़कियों की बातें बता रहा है? तो राघव चेतन कहता है, बोले तीर्थ तो होता रहेगा क्या? आपको जो बता रहा हूँ उसके बाद में आप तीर्थ को भूल जाओगे क्या? किसको भूल जाओगे? तीर्थ को भूल जाओगे। अब साहब ऐसा कुछ कहता है कौन? राघव चेतन किससे? रावण रतन सिंह से। तो रावण रतन सिंह भी सोचता है यार ऐसे कौन सी परी दिखा रहा है मेरे को। तो रावण रतन सिंह कहता है, बोला राघव चेतन कौन है वो? बोला यही मेरे को पता होता तो मैं वहीं रुक जाता क्या? बोला आप चलोगे मेरे साथ? तो रावण रतन सिंह तैयार हुआ तो राघव चेतन बोलता है, बोला महाराज कोई फाटेड़ा कपड़ा पहनो, फटे हुए कपड़े पहन लो, इनसे काम चलने वाला नहीं है। आप इस रोल में थोड़ी जाओगे, आप फटे हुए कपड़े पहनो, नहीं तो इस रोल में जाओगे तो वो दिखेगी ही नहीं साहब आपको। तो फटे कपड़े पहन के रवाना होते हैं, उसी बगीचे में जाते हैं। अब रावण रतन सिंह बोलता है राघव चेतन से, अरे राघव चेतन क्या हुआ? तो राघव चेतन बोला, महाराज जब आएगी तो मैं बता दूंगा, आप यहीं विश्राम कीजिए। तो रात को बगीचे में विश्राम करते हैं। वही 4 बजे का टाइम साहब। लड़की आती है। अब लड़की आई तो राघव चेतन ने हिलाया रावण रतन सिंह को, बोला महाराज उठोगे? अब दोनों उठते हैं जाके देखते हैं। जैसे ही देखते हैं साहब, राघव चेतन तो फिर बेहोश। राघव चेतन तो क्या हो गया साहब? फिर बेहोश। उधर से रावण रतन सिंह भी बेहोश, रावण रतन सिंह भी बेहोश, इधर राघव चेतन भी बेहोश। राघव चेतन एक बार बेहोश हुआ, रावण रतन सिंह 2 बार बेहोश हुआ। अब साहब दोनों उठे तो रावण रतन सिंह बोलता है, बोला अरे राघव चेतन ये सब कर्मकांड है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये? तो राघव चेतन बोलता है, बोला महाराज बोल तो रहा हूँ, मेरे को पता होता तो समस्या किस बात की थी? बोला आपको क्यों लेके आता है यहाँ पे? अपन दोनों चलते हैं और पूछते हैं। देखो दोनों चलते हैं, राज्य के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि यार वो लड़कियां जो आई थी वो कौन थी? तो सामने वाला बोलता है, बोला वो सब लड़कियां या वो एक लड़की? भाई किसके बारे में पूछ रहे हो? उन सब लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो या एक लड़की के बारे में पूछ रहे हो?
तो राव रतन सिंह और राघव चेतन को लगा, बोले यार ये माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये बोल रहे हैं कि सबके बारे में पूछ रहे हो कि एक के बारे में पूछ रहे हो, तो समस्या है, गंभीर है समस्या। कईयों से पूछा, सबका एक ही सीन था कि भाई सब लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो कि उसे एक के बारे में पूछ रहे हो। तो राव रतन सिंह सोच रहा, बोले यार अपनी चोरी पकड़ी गई क्या, इनको कैसे समझ में आ रहा है कि अपन उसे एक के बारे में पूछ रहे हैं साहब। तो राव रतन सिंह और राघव चेतन फिर आगे बढ़ते हैं और किसी से पूछते हैं, बोले यार उन लड़कियों के बारे में बताओ, बोला उन सब लड़कियों के बारे में कि उस एक लड़की के बारे में। तो राव रतन सिंह अब की बार बोलता है, मैं उस एक लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या बोला, एक लड़की के बारे में पूछ रहा है तो सपने देखने छोड़ देगा, उस एक लड़की के बारे में पूछ रहा है तो सपने देखने छोड़ दे। यहाँ राज्य के सारे लोग उसी के सपने देखते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, उसी के सपने देखते हैं। तू फकीर, तेरे को मिलेगी क्या? वो यहाँ के सिंहल द्वीप के जो राजा गंधर्व सेन है उनकी पुत्री है पद्मिनी। यहाँ के राजा सिंहल द्वीप के जो राजा हैं, कौन है आपके गंधर्व सेन, उनकी क्या है ये पुत्री है, तो वो तुम्हें थोड़ी मिलेगी, यहाँ सब देखने वाले सपने। तो अब राव रतन सिंह को थोड़ी आत्मसंतुष्टि हुई कि यार अपन राजा है और राजकुमारी है तो अपना काम है बैठ जाएगा साहब। तो राघव चेतन को बोलता है राव रतन सिंह, ए राघव चेतन अपनी ओरिजिनल ड्रेस निकाल, अपनी ओरिजिनल ड्रेस निकलते हैं साहब। अब ओरिजिनल ड्रेस पहन के पहुँचते हैं किसके दरबार में, आपके व्यक्ति हैं गंधर्व सेन। किसके दरबार में पहुँच गए, गंधर्व सेन के दरबार में पहुँचते हैं और गंधर्व सेन से जाके बोलता है राव रतन सिंह कि है गंधर्व सेन, मैं मेवाड़ का राजा कौन हूँ, राव रतन सिंह हूँ। तो गंधर्व सेन भी बोलता है तो क्या हुआ, मैं भी सिंहल द्वीप का राजा हूँ, गंधर्व सेन। तो वहाँ पे इनकी आपस में भेंट होती है। अब थोड़ा असमंजस में है कौन, राव रतन सिंह, कि यार इस पद्मिनी का हाथ मांगू कि नहीं मांगू, मांगू कि नहीं मांगू, मांगू कि नहीं मांगू। ये सस्पेंस चल रहा है साहब। अब सस्पेंस चल रहा है तो सस्पेंस ये सोच रहा है यार मांगू नहीं मांगू, दिल बोल रहा है कि मांग लेना चाहिए, दिमाग बोल रहा है कि यार मना कर दिया तो। लेकिन फिर बात आती है कि भाई दिल बोल रहा है, भाई इसको लग रहा है कि मना कर दिया तो अरे ना तो होगी ही कि, लेकिन अगर हाँ बोल दिया तो कितना सुकून मिलेगा। तो इसने ट्राई कर ही ली साहब और इसने गंधर्व सेन से कहा कि मैं आपकी पुत्री पद्मिनी का क्या करता हूँ, हाथ मांगता हूँ। तो गंधर्व सेन ने उठ के गले मिला लिया किसको, राव रतन सिंह को। बोला महाराज पहले आदमी है उसको लेके जाने के लिए, आप इसकी रखवाली करते करते मैं थक गया साहब, आप ले जाओ इसको। किसको, पद्मिनी को। और पद्मिनी का हाथ नहीं, आप तो पद्मिनी को पूरी को ले जाओ भाई, पद्मिनी को क्या करो आप पूरी को ही ले जाओ। इस प्रकार से रावल रतन सिंह और किसका, पद्मिनी का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। ये आपके एक जो आपके परिदृश्य है, एक कहानी है जो आपके सामने आई है। दूसरा परिदृश्य भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा साहब। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो अब विवाह करके ले आया ये किसको, पद्मिनी को। ध्यान समझना, पद्मिनी आ गई, आपके कौन आ चुका है, रावल रतन सिंह आ चुका है, और आपके कौन आ चुका है साहब, ध्यान समझना, राघव चेतन यहाँ पे मौजूद है। देखो विवाह जब किया था तो पद्मिनी के लिए यहाँ पे लगभग 363 दासियाँ साथ में लाई थी, 363 दासियाँ साथ में लाती है और अपने अंगरक्षक के रूप में गोरा और बादल को क्या लेके आती है, साथ में लेके आती है। गोरा और बादल आपस में चाचा भतीजा हैं और गोरा पद्मिनी का चाचा है और पद्मिनी का भाई कौन है, बादल है। इनको भी ये अंगरक्षक के रूप में लेके आती है। आगे डिटेल में बात भी करेंगी, जो आगे राव रतन सिंह के सेनापति भी बनते हैं। अब देखो क्या परिदृश्य रहा। अब देखो राघव चेतन पहले दरबार में केवल कब आता था, एक सुबह एक शाम। अब राघव चेतन दिन में 10 बार आने लगा साहब, और 10 बार आता, पद्मिनी को देखता और बेहोश हो जाता, फिर उठता, फिर देखता, फिर बेहोश हो जाता साहब। इसका डेली रूटीन बन गया। 10-11 बार आता आराम से राउंड के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। और अब सर्वे सर्वा हो गया था। कौन है, राघव चेतन किसके लिए, रावल रतन सिंह के लिए। बोला है जो कौन है साहब, राघव चेतन ही है जो कौन है, राघव चेतन ही है। तो वही सीन साहब, दरबारी को इस बात का क्या लग गया, दूसरा दरबारी वही, उसको बड़ी चिड़ हुई। तो अब चिड़ हुई तो वो वापस गया किसके पास है, राव रतन सिंह के पास है। और राव रतन सिंह को जाके बोलता है, बोले हे महाराज एक बात बताना, क्या पहले राघव चेतन आपके दरबार में कितनी बार आता था क्या। बोला 2 ही बार आता था। बोला अब कितनी बार आता है। बोला अब तो सारे दिन यहीं पड़ा रहता है। क्या तो क्या महाराज वो यहाँ सारे दिन क्यों पड़ा रहता है। तो इस दरबारी को देखता है राव रतन सिंह। बोला तू वही है ना जो पहले इसकी कंप्लेंट करने आया था। तलवार निकाली राव रतन सिंह ने। अरे बोला महाराज रुको तो सही है, पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुनने के बाद में आपको बात गलत लगेगी तो क्या कर देना, आप मेरे को मार देना आपको लगे तो। बोला आप एक बात बताओगे।
राघव चेतन पहले कितनी बार आता था? एक बार आता था, क्योंकि इसको चिढ़ थी, इन दरबारियों को, औरों को चिढ़ थी कि यार अपने जो पद्मनी है उसको एक ही बार नहीं देख पा रहे, क्योंकि पद्मावत ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि पद्मनी इतनी सुंदर थी साहब, इतनी सुंदर थी, अगर वो पानी भी पीती थी तो उसके गले से पानी भी जाता हुआ दिखाई देता था, इतनी सुंदर थी पद्मनी। तो इनका भी तो सपना है किसको देखने का? पद्मनी को देखने का। अब ये भी सोचते बोले यार राघव चेतन तो दिन के अंदर 10 बार देखता, अपने एक बार ही नहीं देखते। तो इसने कहा बोला महाराज वो पहले एक बार आता था, अब 10 बार क्यों? बोला महाराज ये चक्कर काट रहा है किसके? पद्मनी के। और इतना सफिशिएंट होता है किसी भी पति को उसकी पत्नी के बारे में बताने के लिए, डाउट आने के लिए, तुरंत प्रभाव से राव रतन सिंह ने किसको बुलाया था? राघव चेतन को बुलाया था। और राघव चेतन को कहा कि राघव चेतन तू पहले तो 2 बार आता था, अब कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है, और तू मेरी पत्नी के चक्कर में लगा हुआ है। बोले तू तेरे बोरे बिस्तर उठाए यहाँ से, और यहाँ से 24 घंटे के अंदर, विथिन 24 आवर्स के अंदर क्या करेगा? यहाँ से प्रस्थान कर, मेवाड़ छोड़ के चला जा, नहीं तो मैं तेरे को 24 घंटे का मोल देता हूँ। 24 घंटे के बाद मैं क्या कर दूंगा? मौत के घाट उतार दूंगा। और इस प्रकार से राघव चेतन को क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। और इसको कहाँ से चला गया? ये आपके मेवाड़ छोड़ के चला गया। 23 घंटे तक तो ये सोच रहा था कि पद्मनी को छोड़ूंगा तो वैसे मर जाऊंगा पद्मनी को देखे बिना। तो इसके ये भी तगड़ा आशिक था, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं था। इसके भी ऐसे थी कि यार मर जाऊंगा, लेकिन ये सोचा कि मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन। अरे भाई मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन है। और ये सांप चला गया। इस टाइम पे दिल्ली के शासक थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसके पास जाता है दोस्तों? ये चला जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास वहां जाके इसका क्या बन जाता है? दरबारी ब्राह्मण बन जाता है। तो एक परिदृश्य तो आपके सामने ये आता है। दूसरा परिदृश्य अपने देखते हैं और दूसरे परिदृश्य के बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, एक कहानी तो आपके सामने ये निकल के आती है, इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने आगे भी देखेंगे। एक कहानी क्या निकल के आती है वो साथ ध्यान समझना। देखो एक तोता आता है, हीरामण जाति का तोता। कौन सी जाति का? हीरामण जाति के तोते। हीरामण जाति के तोते आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर। और गागरोन दुर्ग जो है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो सर्वोत्तम जल दुर्ग का उदाहरण है राजस्थान के अंदर। देखेंगे जब पढ़ेंगे। हीरामण तोता ऐसा बताते हैं कि रावण रतन सिंह दरबार के अंदर पहुंचता है। ये तोता किसका था? पद्मनी का था। और किसी व्यापारी द्वारा ये कहाँ पे पहुंच जाता है? रावण रतन सिंह के दरबार में पहुंचता है और रावण रतन सिंह के शयन कक्ष में रहने लगता है। और वहाँ जब भी रावण रतन सिंह अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपनी मीटिंगें पूरी करके, अपना राज दरबार पूरा करके वापस पहुँचता है अपने जो शयन कक्ष है वहाँ पे, तो ये हीरामण तोता एक ही बात बोलता है हमेशा कि हे महाराज, पद्मनी एक सिंहल द्वीप की राजकुमारी है और वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर वो पानी भी पीती है कि तो उसके गले से धार जाती हुई दिखाई देती है। ये बोलता है किसको? रावण रतन सिंह को। तो रावण रतन सिंह इसको बोलता है भाई तू फालतू बकवास मत कर। ऐसे चलता रहा 4-5 दिन 7 दिन। तो हीरामण तोता बार बार यही बात बोलता। तो रावण रतन सिंह को लगा कि यार ऐसा क्या सीन है, वास्तव में इतनी सुंदर है क्या? किससे पूछता है? आपके हीरामण तोते से पूछता है। और हीरामण तोता कहता है कि बिल्कुल सुंदर है साहब, मैंने देखा है उसको। यह मतलब इसकी परिचर्चा बहुत शानदार तरीके से करता है, किसकी? पद्मिनी की। तो रावण रतन सिंह इसके साथ कहाँ पे निकलता है? सिंहल द्वीप निकलता है दोस्तों। ऐसा बताते हैं सिंहल द्वीप के अंदर इसने कुछ टाइम तक डेरा भी डाले रखा था, वहाँ पे रहा और इंतज़ार करने लगा पद्मनी को देखने का। खूब इंतज़ार किया, फिर पद्मनी को देखा भी था और पद्मनी वास्तव में उतनी सुंदर थी जितनी इसने बताई थी। तो पद्मनी का ये जाके हाथ मांगता है और हाथ जब मांगता है तो रावण रतन सिंह का विवाह गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री से क्या कर दिया था? पद्मनी के साथ कर दिया था। और ये पद्मनी को लेके यहाँ पे पहुँच जाता है। वही सीन है, वही दासिया 363 के लगभग दासिया लेके आता है, गोरा और बादल को लेके आती है दहेज के अंदर और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वही सीन रहता है कि ये जो इनका ब्राह्मण था, किनका? आपके रावण रतन सिंह का ब्राह्मण था जो राघव चेतन या काला चेतन है, इसने पद्मनी के ऊपर कुदृष्टि डाली थी। पद्मनी के ऊपर क्या डाली थी दोस्तों? कुदृष्टि डाली थी। कुदृष्टि का मतलब बुरी दृष्टि डाली। और कुदृष्टि डाली तो राघव चेतन को रावण रतन सिंह ने अपने दरबार से क्या कर दिया था? बहिष्कृत कर दिया था। पिछली BSTC के एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि रावण रतन सिंह ने किस व्यक्ति को अपने दरबार से बहिष्कृत किया था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के पास शरण ली थी? तो राघव चेतन या काला चेतन, जो तांत्रिक था या ब्राह्मण था। अब देखो आगे की स्टोरी के ऊपर गौर करते हैं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच गया और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचने के बाद में कुछ समय पश्चात ये अलाउद्दीन खिलजी को बुलाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब इसको बुलाता है अपने पास तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है, बोला महाराज एक बात है, क्या बोलनी है? क्या बोल दूं क्या? तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोले बोल क्या बात है? तो अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन बोलता है, बोला आपका कोई महल है क्या? ये कोई महल है क्या जहाँ पे आप रह रहे हो? तो
ऐसा सुन के, ये कोई मेल नहीं है कि कोई मेल कहते हैं कि इसको, तो अलाउद्दीन खिलजी जब ऐसे सुनता है तो 2-4 चांटे रख देता है कि इसके राघव चेतन के लिए। बोला बेवकूफ़, ये मेल नहीं है तो फिर मेल क्या है? बोला मैं भारत का बादशाह हूँ, भारत का सुल्तान हूँ, भारत का शासक हूँ, मेरे महल को तुम महल नहीं कह रहा तो फिर महल किसको कहेगा के? तो राघव चेतन कहता है, बोला अब नहीं बता रहा क्या मैं? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अरे नहीं बता के, मेरी गलती हो गई कि तुम मेरे को बता किसे कहते हैं महल। बोला यहाँ से दूर एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रशंसा करता है राघव चेतन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सामने तेरा महल कुछ भी नहीं है, तेरा महल है कुछ भी नहीं है के। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रशंसा करता है कौन है? राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से, और कहता है, बोला इतना ही नहीं गए, अभी तो और सुन के। बोला अलाउद्दीन खिलजी अब क्या है? बोला तेरे जितने रानियाँ हैं ना, तेरी जितनी रानियाँ हैं ना, उनमें एक भी कर्म की नहीं है। भाई तेरी जितनी रानियाँ हैं उनमें से क्या नहीं है? एक भी कर्म की नहीं है। ऐसा जैसे सुनता है अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के मुंह से 2-4 और चिटा देता है साहब। बोला तू बेवकूफ़ है क्या? मेरे को ये पता नहीं है कि मेरी कितनी रानियाँ हैं। भाई मेरे को अनगिनत रानियाँ हैं, मेरे को खुद को ये पता नहीं कि मेरी कितनी रानियाँ हैं, और तू बोलता है कि मेरी एक भी रानी काम की नहीं है। तुझे बड़ा पता मेरी रानियों के बारे में। बोला तुझे पता है मेरी रानियों के बारे में? तो राघव चेतन बोलता है, बोला अब रहने देगा, अब कुछ नहीं बता रहा मैं, तू तेरा काम करके, मैं तेरे को कुछ नहीं बता रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, अरे क्या नहीं, मेरी गलती होगी, तेरे को मार दिया, तू मेरे को बता। बोले चित्तौड़ के अंदर एक रानी है पद्मिनी, और वो इतनी सुंदर है साहब, इतनी सुंदर है, अगर वो पानी भी पीती है कि तो उसके गले से धार जाती हुई दिखाई देती है साहब पानी की। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोला फालतू की बकवास मत कर, 2-4 और चिटा दी। तो राघव चेतन बोलता है, बोला अब तू रहने दे, तू रहने दे, अब तेरे को कुछ नहीं बता रहा क्या कि कौन पद्मिनी है, क्या है क्या नहीं है। तो साहब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोला तू सही बोल रहा है क्या? तो राघव चेतन बोलता है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है, बोला बहुत बढ़िया बात है, तू सही बोल रहा है। तो बोला अभी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं चित्तौड़ के ऊपर है। तो राघव चेतन बोलता है, बोला हलवा थोड़ी है, वहाँ के इसका पति भी बैठा है। कौन है? रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह को पराजित करना पड़ेगा साहब, तब जाके आप किसको प्राप्त कर सकते हो? पद्मिनी को। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो व्यूह रचना है बताता है कौन? आपकी राघव चेतन। तो रावल रतन सिंह रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए ऐसा बताते हैं, लगभग 1301 के अंदर रवाना हो गया था कौन? आपके अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखा, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखा तो जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रशंसा की थी जो राघव चेतन ने, बिल्कुल उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जब प्रशंसा की राघव चेतन ने, उससे भी ज़्यादा सुंदर लगा अलाउद्दीन खिलजी को प्रत्यक्ष देखने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक बात समझ में आ गई, बोला राघव चेतन झूठ तो नहीं बोल रहा, इसके अंदर जो पद्मिनी है वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी साहब। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, 6 महीने के लगभग यहाँ पे डेरा डाल के रखा, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है, पूरा बंद है। आप उसके जो 7 प्रवेश द्वार थे उनको बंद कर दिया था किसने? आपके रावल रतन सिंह ने। तो आप उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। खूब टाइम तक बाहर रहा अलाउद्दीन खिलजी, खूब परेशान हुआ 6 महीने तक, लेकिन क्या नहीं कर पाया? रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जब आक्रमण नहीं कर पाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ध्यान समझना दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक चाल चली, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो व्यक्ति थे, जो गुप्तचर विभाग के, उनके द्वारा संदेश पहुंचाया गया रावल रतन सिंह के पास में कि हे रावल रतन सिंह, कोई बात नहीं है कि आया तो तेरी पत्नी के लिए था, लेकिन तेरी दुर्ग की जो व्यूह रचना है उसको देख के मुझे समझ में आ गया कि मैं तेरी पद्मिनी को यहाँ से नहीं ले जा सकता, लेकिन क्या मैं आया हूँ तो तुम लोग अतिथि का सादर सत्कार करते हो, तो आप मुझे क्या कर दीजिए? दुर्ग ही दिखा दीजिए और झलक दिखा दे पद्मिनी की। ठीक है, तो कुछ बातें मानी गई इनकी रावल रतन सिंह की द्वारा, और ये कहा गया कि आप एक बंदी की बात आओगे। भाई आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कैसे आओगे? एक बंदी की तरह आओगे, और जो पद्मिनी है उसकी परछाई आपको जो पानी है उसके अंदर दिखाया जाएगा। भाई उसका पानी के अंदर छाया चित्रण दिखाया जाएगा आपको। तो इस बात पे सहमत होता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। बंदी की बाती मुलाकात होती है, और पद्मिनी का जो छाया चित्रण है पानी में दिखाया गया। तो वास्तव में जब इसने देखा उस छाया चित्रण को, तो इसको एक बात समझ में आ गई, बोला जब ये इसमें इतनी खूबसूरत है तो बाहर कितनी खूबसूरत होगी। वास्तविकता में ये बहुत खूबसूरत है, जितनी किसने बताई है साहब? राघव चेतन ने बताई है। अब राघव चेतन ने जो बताई है उतनी अगर ये खूबसूरत है
तो इसको तो मेरे दरबार में मेरी ही जो रानी है वो बन के रहने का अधिकार है। देखो यहाँ पे धोखा किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा बताते हैं कि तलवार पीछे यहाँ तलवार डाल के लेके गया था। और अब देखो अपने राजपुताने में एक कार्यक्रम रहता है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको छोड़ने के लिए अपने गेट तक जाते हैं। तो रावण रतन सिंह भी उसी परिदृश्य के अंदर है, अलाउद्दीन खिलजी को गेट तक छोड़ने के लिए गया। और ऐसा बताते हैं उस गेट के ऊपर ही तलवार लगा दी थी, किसके ऊपर, रावण रतन सिंह के ऊपर। और रावण रतन सिंह का क्या कर लिया साहब, अपहरण कर लिया। और अपहरण करके लेके गया इसको कहाँ पे, दिल्ली। अपहरण करके कहाँ पे लेके गया इसको, दिल्ली। ध्यान समझना दोस्तों, इसको अपहरण करके दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी जो है रावण रतन सिंह के बदले, दिल्ली ले जाकर रावण रतन सिंह के बदले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मांग की गई पद्मिनी प्लस 363 जो दासियां लाई थी उनकी, प्लस फिर भी इसका जी नहीं भरा तो इसने कहा, बोला 1600 महिलाओं की मांग करी साहब। पद्मिनी चाहिए और क्या चाहिए, 1600 महिलाएं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हम किसको बख्श देंगे साहब, रावण रतन सिंह को छोड़ देंगे साहब। अब इस बात का पता चलता है आपके पद्मिनी को, और पद्मिनी के अलावा एक और है आपके, बात करते हैं। देखो दो रानियां हैं प्रमुख, ठीक है, एक नागमती है, बड़ी रानी की बात करते हैं। तो नागमती की बात करते हैं। नागमती को जब पता चला तो ये पद्मिनी के पास जाती है और पद्मिनी को बोलती है कि ये पद्मिनी ये सारे तेरे कर्मकांड है साहब, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी लेके गया है तो तू इतनी सुंदर है, इस वजह से ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। पद्मिनी को आके दोष देती है। तो पद्मिनी सोचती है भाई अब क्या किया जाए। तो ऐसा बताते हैं कि कुछ इतिहासकारों, कुछ ग्रंथों के अनुसार इस बात का पता चलता है कि पद्मिनी खुद जाती है दिल्ली, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। ऐसा बताते हैं कि गोरा और बादल तैयार हुए। गोरा ने गेटअप धारण किया था किसका, पद्मिनी का। और आगे आगे जो आपके बात करते हैं पालकियां, उनमें सबसे पहले आगे कौन बैठा, गोरा बैठा। बादल तैयार हुआ और 1600 पालकियों के अंदर 1600 राजपूत सैनिकों को, ध्यान समझना, 1600 पालकियों में 1600 राजपूत सैनिकों को क्या कर दिया गया, बिठा दिया गया। और ध्यान रखना दोस्तों, एक पालकी को उठाने के लिए कम से कम 6 व्यक्ति चाहिए, 6 चाहिए। और जो 6 व्यक्ति होते हैं उन 6 व्यक्तियों की जगह जो उठा के लेके जाने वाले थे उनकी जगह भी 6 राजपूत सैनिकों को क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। लगभग 9600 सैनिक ये खड़े कर दिए, 9600 सैनिक ये खड़े कर दिए। देख लो आप कुल कितने हो गए, 11,200 राजपूत सैनिकों को लेके गोरा और बादल रवाना हो गए कहां पे, दिल्ली के अंदर। और सूचना पहुंचे किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि है अलाउद्दीन खिलजी, आपने जो मांग की थी पद्मिनी और 1600 महिलाओं की, उन महिलाओं को लेके हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक बात समझ में आई कि यार राजपूत हैं, इतनी जल्दी तो घुटने नहीं टेक सकते साहब। इतनी जल्दी तो बात कैसे मान ली अपनी कि तैयार हो गए और 1600 महिलाओं को ले आए, पद्मिनी को ले आए। अलाउद्दीन खिलजी तो खुद धोखे करने वाला आदमी था। और अलाउद्दीन खिलजी खुद धोखेबाज था, तो वो धोखा करने वाले व्यक्ति के सामने ऐसी बात हो तो वो तो अच्छे से जानता है इस बात को कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ लोचा है साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उन पालकियों के ऊपर रखता है। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया था, अलाउद्दीन खिलजी खुद देखने गया साहब। अब गोरा ने ये सोचा था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जब देखने आएगा तो जैसे अपनी पालकी में देखेगा अपन क्या कर देंगे, तलवार से उसका दड़ क्या कर देंगे, सिर को अलग कर देंगे दड़ से। ये सोच थी किसकी, गोरा की। लेकिन ये तो खुद धोखेबाज आदमी था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये तो जानता है पूरी राजनीति कि है क्या, इसको लगा कि धोखा कर रहे हैं राजपूत। तो ये क्या करता है, जिस पालकी में आगे आगे गोरा बैठा हुआ था पद्मिनी बन के, उस पालकी को अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 16 फीट दूर से क्या किया, एक सिरे से या एक डंडे से क्या करिया, ऐसे उठा के देखने लगा। तो जैसे हटाया तो गोरा को लगा कौन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। और उसने क्या किया, उसके ऊपर वार किया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी तो लगभग 16 फीट दूरी के ऊपर खड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह बात समझ में आ गई कि साहब क्या है, दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो अपने साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। और तुरंत क्या कर दिया, आक्रमण हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी कहता है, बोले यहाँ पे तो पद्मिनी नहीं, पद्मने आए हुए हैं सारे के सारे। भाई पद्मिनी नहीं है, क्या है आपके, पद्मने आए हुए हैं। युद्ध होता है और युद्ध के दौरान ऐसा बताते हैं कि गोरा और बादल यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया था उस टाइम पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जो तथ्य हैं वो भी अपने देखेंगे। और ऐसा बताते हैं कि पद्मिनी ने फिर क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था 1600 महिलाओं के साथ मिलकर। और यह होता है राजस्थान का प्रथम क्या हो गया था, शाखा भी हो गया था, प्रथम जौहर भी हो गया था। अब इसको अपन डिटेल से देखेंगे। ये तो केवल एक कहानी थी, कहानी का परिदृश्य था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर अपन अब परिचर्चा करेंगे, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे और उसको अपन देखेंगे। देखते हैं अभी।
देखो दोस्तों, अपन अब रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में परिचर्चा करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, एक शासक रावल रतन सिंह है, दूसरे अपन बात करते हैं दिल्ली के आपके कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। दिल्ली के कौन है आपके, अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक क्या रहता है, शासक रहता है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करने रवाना हुआ। चित्तौड़ के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करने रवाना हुआ, ध्यान समझना। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने रवाना कब होता है, 28 जनवरी 1303 को। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने रवाना कब होता है, 28 जनवरी 1303 को। और इसने विजय प्राप्त की, इसने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कब करी थी दोस्तों, 26 अगस्त 1303 को। विजय प्राप्त कब करता है, 26 अगस्त 1303 को। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने रवाना होता है 28 जनवरी 1303 को, विजय प्राप्त करता है 26 अगस्त 1303 को। इस युद्ध के दौरान बात करते हैं रावल रतन सिंह के सेनापति। इस युद्ध के दौरान बात करते हैं रावल रतन सिंह के सेनापति कौन कौन थे, गोरा और बादल। कौन कौन थे दोस्तों, गोरा और बादल। ध्यान समझना, गोरा और बादल की बात करते हैं। गोरा और बादल ने युद्ध के दौरान क्या किया था, केसरिया किया। गोरा और बादल ने युद्ध के दौरान क्या किया था, केसरिया किया। ध्यान समझना दोस्तों, रावल रतन सिंह इस युद्ध के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। रावल रतन सिंह इस युद्ध के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ध्यान समझना, रावल रतन सिंह लड़ते हुए क्या हो चुका है, वीरगति को प्राप्त हो चुका है। गोरा व बादल ने क्या कर लिया है, केसरिया कर लिया है। तो रावल रतन सिंह शासक मारा जा चुका है। तो रावल रतन सिंह की पत्नी, ध्यान समझना, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी व नागमती ने, पद्मिनी व नागमती ने 1600 महिलाओं के साथ मिलकर अग्नि जोहर किया। के साथ मिलकर अग्नि जोहर किया। देखो, अग्नि जोहर या जोहर की मैं जब बात करता हूं तो ये जो जोहर है राजस्थान का दूसरा, मेवाड़ का प्रथम, राजस्थान का दूसरा, मेवाड़ का प्रथम और इतिहास का सबसे बड़ा जोहर, इतिहास का सबसे बड़ा जोहर। अगर बात करते हैं जोहर मेला, जोहर मेला, तो जोहर मेला कहाँ पे पड़ता है आपके, चित्तौड़गढ़। जोहर मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। ध्यान समझना, गोरा व बादल ने केसरिया कर लिया है। पत्नी जो रावल रतन सिंह की है पद्मिनी व नागमती, इन्होंने 1600 महिलाओं के साथ मिलकर अग्नि जोहर किया है। जोहर भी हो गया है और केसरिया भी हो गया है। तो क्या हो गया है, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा। मेवाड़ का क्या हो गया है, ये प्रथम शाखा। इसको क्या बोल सकते हैं, मेवाड़ का प्रथम शाखा। ये क्या हो गया दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम शाखा। इसके अलावा बात करते हैं अब अपन पद्मिनी की। किसकी बात करेंगे, पद्मिनी की। ध्यान समझना दोस्तों, पद्मिनी जो है सिंहल द्वीप की राजकुमारी। सिंहल द्वीप की, सिंहल द्वीप किसको बोलते हैं दोस्तों, तो सिंहल द्वीप की बात करते हैं श्रीलंका। सिंहल द्वीप की बात करते हैं श्रीलंका की राजकुमारी। जो पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप की क्या है, राजकुमारी है दोस्तों। इसके पिता का नाम है दोस्तों गंधर्व सेन। इसके पिता कौन है दोस्तों, गंधर्व सेन। इसकी माता का नाम है दोस्तों चंपावती। इसकी माता कौन है दोस्तों, चंपावती। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो पद्मिनी की जो जानकारी मिलती है, पद्मिनी की जो जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ से मिलती है। उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत ग्रंथ। कौन से ग्रंथ से मिलती है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ। इस पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार की बात करते हैं तो इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी।
शेरशाह सूरी का दरबारी, शेरशाह सूरी का दरबारी। शेरशाह सूरी का क्या था? दरबारी था दोस्तों। ये जो पद्मावत ग्रंथ है कब लिखा गया है? 1540 ईस्वी के लगभग लिखा गया है। कब लिखा गया है दोस्तों? 1540 ईस्वी के लगभग लिखा गया है। अब 1540 के लगभग जो ये लिखा गया है ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1540 के अंदर ये कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो भाषा की बात करते हैं, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। एक बार इसको रिपीट करते हैं, एग्जाम में आने वाला मैटर यही है। कहानी अपन ने देखी है, एक बार इसको रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक नाम आया था दोस्तों, उस नाम को देखते हैं। देखो, एक नाम होता है पद्मिनी, एक नाम है पद्मावती और एक नाम है पद्मावत दोस्तों। तीनों शब्द अलग अलग है, ध्यान होने चाहिए आपको। मैं बता देता हूं। पद्मिनी जो है रावण रतन सिंह की पत्नी है, जो अपन पढ़ रहे हैं, सिंहलदीप की राजकुमारी है। पद्मावती जो है पृथ्वीराज चौहान थड़ की पत्नी थी। देखो, पृथ्वीराज चौहान थड़ की 3 पत्नियां थी। एक तो संयोगिता आपको पढ़ी थी आपने, एक इच्छिनी और एक आपके पद्मावती। पद्मावती जो है पृथ्वीराज चौहान थड़ की पत्नी का नाम है और पद्मावत एक ग्रंथ है जो अपन ने पढ़ा है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। पद्मिनी रावण रतन सिंह की पत्नी, पद्मावती पृथ्वीराज चौहान थड़ की पत्नी और पद्मावत आपके एक ग्रंथ है। तो रावण रतन सिंह को अपन देखते हैं 1301 से लेकर 3 तक शासक रहता है। इसके समकालीन दिल्ली में सुल्तान जो शासक हैं 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने रवाना हुआ था 28 जनवरी 1303 को। इस युद्ध के दौरान इसने विजय प्राप्त कर ली थी 26 अगस्त 1303 को। इस युद्ध में जो हुआ वो क्या हुआ? पर रावण रतन सिंह की जो 2 सेनापति हैं, गोरा और बादल, उन्होंने क्या किया? केसरिया किया था। रावण रतन सिंह की लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गई थी? प्राप्त हो गया था वीरगति को, इसकी मृत्यु हो गई। रावण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी व नागमती ने 1600 महिलाओं के साथ मिलकर क्या किया था? अग्नि जौहर किया था। ये जो जौहर हुआ था यह राजस्थान का दूसरा था, मेवाड़ का प्रथम जौहर था और इतिहास का सबसे बड़ा जौहर था। इसी जगह जौहर भी हो गया है और केसरिया भी हो गया, तो यह क्या हो गया? मेवाड़ का प्रथम शाखा। जौहर जो मेला लगता है कहाँ पे लगता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। फिर मैंने बात करी किसकी? पद्मिनी की। पद्मिनी जो है सिंहलदीप की क्या थी? राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन, इसकी माता का नाम था चंपावती। इसकी जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ से। पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह सूरी का दरबारी विद्वान था। 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। एक व्यक्ति और है जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, राघव चेतन, या उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? काला चेतन। उसी को क्या कहते हैं? काला चेतन। और इसकी बात करें तो ये क्या था? एक तांत्रिक या ब्राह्मण था दोस्तों। एक तांत्रिक या क्या था? ब्राह्मण। ध्यान समझना, ये तांत्रिक या ब्राह्मण था। आज की क्लास में अपन रावण रतन सिंह की कहानी पढ़ी और रावण रतन सिंह को पढ़ा है। आगे क्लास में अब जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चित्तौड़ चला गया है उसकी बातें करेंगे अपन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। रावण रतन सिंह आज पढ़ा है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए। ये जो चैनल है, ये जो वीडियो डाल रहे हैं इनको आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।